शाह। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम एक खुला मंच है आपके लिए, जिसमें आप अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं, जो विषय हम शामिल करते हैं हमारे कार्यक्रम में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जिस विषय पर चर्चा होने वाली है बता देते हैं आपको। आज के कार्यक्रम में बात होगी रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। जी हाँ, अहम विषय है ये। और साथ ही अनार की खेती में समसामयिक कार्यों पर भी हमारी चर्चा होगी। दोनों ही विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके संबंध में आपके पास कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। क्या करना है आपको? हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर राजवीर शर्मा। बता दें, ये प्रधान वैज्ञानिक है खरपतवार अनुभाग, सस्य विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा। बता दें आपको, ये भी प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, सोलापुर, महाराष्ट्र में। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको किन विषयों पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आपको बस अपने फोन से कॉल करना है हमारी टोल फ्री नंबर पर, लेकिन 2 बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहला, नेटवर्क एरिया में आकर आपको कॉल करना है ताकि आपका सवाल हम सुन सकें। और दूसरा, जब भी आपका कॉल कनेक्ट हो, आप अपनी टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। टीवी की आवाज ज्यादा आती है, आपकी नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते जो सवाल है उसे समझने में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में बस इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, बेझिझक अपने सवाल पूछिए, जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपकी कॉल्स का इंतजार करते हुए हमारी चर्चा की यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। रबी का मौसम चल रहा है, कई फसलों की बुआई हो चुकी है और कुछ की अभी करनी भी है, चल भी रही है। तो ऐसे में खरपतवारों का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो खरपतवार नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है हमारी फसलों के लिए, सबसे पहले तो हमारे विशेषज्ञ से हम यही समझ लेते हैं। तो क्या कहेंगे डॉक्टर राजवीर आप? देखिए, अभी रबी मौसम की फसलों की बिजाई चल रही है। कुछ लोगों ने कर लिया है, कुछ लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं जी। तो ऐसी समय जो है खरपतवार, जैसे हम कहते हैं कि खरपतवार अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, अवांछनीय पौधे होते हैं, जिनको कोई भी किसान अपने खेत में नहीं देखना चाहता जी। तो जैसे हम कहते हैं ना, कई बारी हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, जिससे परिवार को दिक्कत होती है जी। तो इसी तरीके से ये खरपतवार भी जो हैं अवांछनीय पौधे होते हैं, जिनको किसान नहीं चाहता कि वो फसलों के साथ उगे, क्योंकि लेकिन वो अपने आप हो जाते हैं। हाँ, उससे काफ़ी जो है किसानों को नुकसान होता है। पैदावार जो उनको होनी चाहिए वो नहीं होती है। पानी देता है किसान, खाद लगाता है, खाद डालता है, पैसे खर्च करता है, लेकिन फसल के लिए डालता है, लेकिन क्या है, खरपतवार उसको फसल से पहले ही छीन लेते हैं, जिसके कारण फसल की जो गुणवत्ता हम कहें, बढ़वार कहें, उसमें कमी आ जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ऐसे में जरूरी है कि हमारी फसलों की गुणवत्ता और बढ़वार बेहतर बनाए रखने के लिए हम खरपतवारों का नियंत्रण अच्छी तरह से करें, सही समय पर कर दें। समय समय पर हमें इसका नियंत्रण करना होता है। क्या होता है इसको करने का पूरा तरीका जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, आइए नजर डाल लेते हैं उस पर।
ऐसे अवांछित पौधे जो बिना बोए फसलों के साथ उगाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। कई बार खरपतवार के ज्यादा उगाने पर रबी फसलों की पैदावार में 35 से 40% तक की कमी भी आ जाती है। रबी की फसल और तिलहन फसलों में अक्सर मोथा घास, हिरनखुरी, बंसोया, प्याजी, जंगली मटर और बथुआ खरपतवार उगाते हैं। वहीं गेहूं में बथुआ, हिरनखुरी, मोथा घास, वन बटरी, अकरी, जंगली जई और कृष्ण नील प्रमुख हैं। फसलों में खरपतवारों का प्रकोप ज्यादा होने पर कीटों और बीमारियों के पनपने की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे में खरपतवार की रोकथाम सही समय पर करें। रबी फसलों में खरपतवार की रोकथाम के लिए प्रमाणित बीजों का ही इस्तेमाल करें। अच्छी सड़ी गोबर और कंपोस्ट खाद का उपयोग करें। इसके अलावा सिंचाई की नालियों की सफाई समय समय पर करते रहें। खरपतवार पर नियंत्रण करने के लिए निराई गुड़ाई करना सबसे अच्छा उपाय है। खेत में कुछ दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करने से खरपतवार पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। बुआई से पहले खेत तैयार करते समय खरपतवार नाशक मिलाने से भी खरपतवार पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन किसी भी खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। इसके अलावा बुआई व रुपाई से पहले खेत तैयार करते समय एक बार गहरी जुताई जरूर करें। इससे खेत में पहले से मौजूद खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए अभी आपने खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनार के बारे में हम जानकारियां हासिल कर लेते हैं। कई तरह के पोषक तत्वों से तो भरपूर होता है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इसकी अच्छी गुणवत्ता वाली उपज हमारे किसान तैयार करें, पैदावार करें इसकी, ताकि अच्छा दाम भी यहाँ पर मिल सके। तो ऐसे में किस तरह से अच्छी उपज हासिल की जाए, क्या कार्य किए जाए इस मौसम को ध्यान में रखते हुए, इस पर डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। अनार की अच्छी पैदावार करने के लिए एक तो आपको ऑर्गेनिक कार्बन पे काफी ध्यान देना है जी। ऑर्गेनिक कार्बन आपका अगर 0.5 या उससे ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आप जो भी NPK माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह डालते हैं जी, जब तक कि ऑर्गेनिक कार्बन ठीक नहीं होगा, आपके उसमें जो जैविक होते हैं, बायोलॉजिकल्स होते हैं, वो उनकी मात्रा बहुत कम रहेगी। जब वो अच्छे होंगे, जैविक अच्छे होंगे, क्योंकि हर एक चीज के लिए पोटाश को सॉल्युबलाइज करने के लिए आपको जैविक चाहिए, आपको फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करने के लिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, सब चीजों के लिए, जिंक के लिए, मैग्नीज के लिए, सब चीजों के लिए बायोलॉजिकल्स होते हैं जी। बहुत बीमारियों को ठीक करने के लिए भी बायोलॉजिकल चाहिए। तो जब आपका ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा, जिसके लिए आपको ऑर्गेनिक खत जो मतलब कि आपका गोबर खाद हो गया, पोल्ट्री मैन्योर हो गया जी, एक है, ये सब चीजें आपको अच्छी मात्रा में डालना है, ताकि आप शुरू से ही जब डालेंगे तो आपको काफी अच्छी आगे रिजल्ट मिलेगा और पैदावार आपकी अच्छी रहेगी। जी, तो देख लिया ना आपने कि आगे चलकर आपको अच्छी उपज मिल सके, इसके लिए आपको शुरुआत से ही किस तरह की तैयारियां यहाँ पर करनी है और किस तरह से समसामयिक कार्य कर सकते हैं हमारे किसान अनार का अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत में अनार की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र में की जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी अनार के बगीचे लगाए जाते हैं। अनार उपोष्ण जलवायु का पौधा है। ये अर्ध शुष्क जलवायु में अच्छी तरह उगाया जा सकता है। अनार के फलों को बढ़ने और पकने के समय गर्म व शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। लंबे समय तक उच्च तापमान रहने से फलों में मिठास बढ़ती है। अनार अलग अलग तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी अनार की खेती के लिए अच्छी रहती है। फलों की गुणवत्ता और रंग भारी मृदाओं की बजाय हल्की मृदाओं में अच्छा होता है। गणेश, ज्योति, मृदुला, भगवा और अरक्ता अनार की कुछ किस्में हैं। अनार के पौधे सूखा सहन कर लेते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई जरूरी है। पौधे रुपाई के 2 से 3 साल बाद फलना शुरू कर देते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से उत्पादन रोपण के 4 से 5 सालों बाद ही लेना चाहिए। अच्छी तरह से विकसित पौधा 60 से 80 फल प्रति वर्ष 25 से 30 वर्षों तक देता है। जिन किसानों ने अनार के बाग लगा रखे हैं, वो इस समय अनार में समसामयिक कार्य करें। अनार को बैक्टीरियल ब्लाइट, कवक रोगों और कीटों से बचाने के उपाय करें।
बोडो मिश्रण की 0.5%, ब्रोनोपॉल की 0.5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर और कैप्टॉन 50% घुलनशील चूर्ण की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर 5 से 7 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना फायदेमंद रहता है। मिट्टी की स्थिति, प्रकार, पौधे की आयु, अवस्था और मौसम की स्थिति के अनुसार सिंचाई करें। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और याद रखिए कि हम आपके कॉल्स का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर समय समय पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जो आप नोट कर सकते हैं, अपने फोन से डायल कर सकते हैं उन पर। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजवीर, आपके पास आना चाहेंगे। खरपतवार आपने कहा कि काफी तरह से नुकसान पहुंचाती है हमारी फसल की बढ़वार को, हमारी फसल की गुणवत्ता को। ऐसे में जिन किसानों ने अभी खेती बुआई कर ली है उनके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन जिन्हें अभी करनी है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी कि शुरुआत में ही किस तरह से वो प्रबंधन कर लें खेत की तैयारी करते समय? देखिए, जैसा कि आपकी रिपोर्ट भी बता रही है कि हम जो बीज लेते हैं किसी भी फसल का जी, वो बीज में खरपतवारों के बीज नहीं होने चाहिए। वो बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी जगह से लेना चाहिए, जिससे जो है खरपतवार के बीज उसमें नहीं होंगे तो आपके खरपतवार जो है खेत में नहीं आएंगे। दूसरी बात जो है निराई गुड़ाई की जी, बुआई करने से पहले खेत में एक पानी देने के बाद और 5-7 दिन के बाद जो है एक बारी जो है जुताई कर दें, जिससे क्या होता है कि हर एक खेत में, हर मिट्टी में खरपतवारों के बीज होते हैं जी। और हम उनको जो है पहले पानी दे के उगाते हैं, फिर उनको हम जुताई से मार देते हैं, जिससे फसल बोने के बाद जो है खरपतवारों के बीज का जमाव नहीं होता है जी। ये बहुत किसान भाइयों को, जिसको हम जो शुद्ध भाषा में स्टाइल बीट बेड टेक्निक कहते हैं जी, उससे खरपतवारों का प्रकोप जो है फसल में तुलनात्मक काफी कम होता है जी। इसके साथ साथ किसान भाई जो है, जो जैसे बात कही गोबर की खाद डालते हैं, कभी कभी किसान भाई कच्ची गोबर की खाद डालते थे जी। उसके अंदर जो खरपतवारों के बीज होते हैं उनकी जो जमने की क्षमता ज्यादा होती है, तो इसलिए पूर्ण रूप से सड़ा हुआ जो गोबर की खाद डालेंगे या वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो उसमें जो बीज होंगे वो जम नहीं पाएंगे खेत में जी। तो पूरी तरह से सड़ा हुआ होगा तो जमाव नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर हल्का सा भी कच्चा रह गया तो ऐसे में जमाव की जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाती है, संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और अगर आप बुआई करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो पहले खेत में अच्छी तरह से जुताई कर ले, निराई गुड़ाई का कार्य भी कर लें, ताकि आपकी खेतों में किसी तरह का यहाँ पर खरपतवार का दिक्कत ना आए आगे चलकर। बोने से पहले खरपतवार ना हो जी, बिल्कुल, बोने से पहले खरपतवार ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर एक बार मैं डॉक्टर ज्योत्सना का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर ज्योत्सना, बहुत सारे कॉलर्स अपने सवाल जो है हमारे कॉल सेंटर नंबर पर रिकॉर्ड करवा देते हैं पहले ही, कार्यक्रम से पहले, और अनार के संबंध में कुछ सवाल हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं जिन्हें मैं शामिल करना चाहूंगी। बता दूं मैं आपको, गुजरात से सिराज जी ने हमें कॉल किया था और उनका ये सवाल है कि हमारे अनार के जो छिलके हैं वो कड़े रह जाते हैं, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? छिलके जो कड़े होते हैं उनके कई कारण होते हैं। एक तो आपका जैसे जो एटमॉस्फेयर, जो माइक्रो क्लाइमेट की ह्यूमिडिटी होती है वो अगर कम है, जैसे अभी आगे आगे आपका देखेंगे सर्दी का मौसम आ रहा है तो जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है वो कम हो जाती है जी। आपका माइक्रो क्लाइमेट मतलब जो खेतों के अंदर की ह्यूमिडिटी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक तो आपको इरिगेशन एक जो है रेगुलरली रखना है, और ज्यादातर कि रात को रखें। रात को इरिगेशन करेंगे तो ह्यूमिडिटी अच्छी रहेगी। और गुजरात जैसी जगहों में दिन और रात का टेम्परेचर का बहुत फर्क होता है आजकल जी। उसमें क्या होता है, जो फल की छाल होती है वो कड़ी हो जाती है और फिर वो क्रैक हो जाता है, फट जाता है। तो उसके लिए आपका तरीका एक तो यही है कि या तो आप प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में कर जाइए, जिसमें कि आप नेट वगैरह लगाते हैं। दूसरी है कि इरिगेशन को आप प्रॉपर्ली मेंटेन करिए कि आपके खेतों में जो है आपके बाग में ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे जी। और तो अगर आपका पानी की दिक्कत नहीं है तो कई जगह पे क्या करते हैं, अराउंड पूरे ऑर्चर्ड के चारों तरफ एक वाटर चैनल बना देते हैं, जिस वो मतलब कि या तो ब्रिक्स के साथ परमानेंट बनाते हैं या उसके ऊपर पॉलीथीन शीट बिछा देते हैं काली जी। तो जिस पानी भर के रख देते हैं तो उससे ह्यूमिडिटी हाई रहती है रात के समय में भी, और आपका जो छाल है सॉफ्ट रहेगा और उसकी वजह से फिर वो फटेगा नहीं।
जी, तो देखिए सिराज जी, आपकी जो समस्या है कि अनार का छिलका कड़ा रह जाता है, उसके लिए आपको क्या क्या कदम उठाने हैं विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, हमारे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। चंडीगढ़ से लक्ष्य जी ने कॉल किया है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? पूछिए अपना सवाल। हेलो 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 जी, अपना सवाल पूछिए। जी 2 एकड़ जमीन है, उसमें अनार लगाना चाह, कितना खर्चा आ जाएगा? जी, 1 एकड़ जमीन है, आप अनार लगाना चाहते हैं तो 2 एकड़ जमीन है तो आप कितने पेड़ यहाँ पर लगा सकते हैं? क्या कहेंगे आप डॉक्टर ज्योत्सना इनको? जी, चंडीगढ़ से बात कर रही हैं कॉलर। हाँ, चंडीगढ़ से। आपको अगर 2 एकड़ में अनार लगाना है तो हम लोग डिस्टेंस बताते हैं 10 बाय 15 फीट पे, तो आप 600 पौधे लग जाएंगे। जी, तो यहाँ पर 600 के करीब पौधे जो हैं ये लगा सकते हैं। तो सही समय क्या रहता है, हमारे किसान अगर जानना चाहें, जैसे ये भी कह रहे हैं कि बाग लगाना है, तो सही समय क्या रहता है बाग लगाने का? जी, सही समय है, अभी आप लोग बरसात खत्म हो जाती है, एक समय ये है कि उसके बाद आप लगा सकते हैं। जहाँ पे पानी की दिक्कत है वहाँ पे जब बारिश शुरू होती है तो उससे पहले लगाते हैं। जी। पर बाकी समय में लगाने से क्या होता है, कभी कभी अगर बारिश ज्यादा आ गई तो नए में बीमारियां अगर आ गई तो दिक्कत आती है। तो बेस्ट समय होता है, अभी बारिश खत्म हो गई है, अभी पौधे में मिट्टी में नमी अच्छी होती है, तो इस समय में आप लगा देंगे तो जब तक अगली बारिश आएगी तो आपके पौधे वेल एस्टेब्लिश होंगे ऑर्चर्ड में और आपको आगे दिक्कत कम आएगी। जी, तो देखिए ये सही समय है, अगर आप अनार के बाग लगाना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए तैयारियां कर सकते हैं। और कौन कौन से समसामयिक कार्य करने की आपको जरूरत है और खरपतवारों का नियंत्रण आप कैसे करें, बताएंगे इन सब के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण और अनार के बागों में समसामयिक कार्यों के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में, बेझिझक आप हमें कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर और आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजवीर, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि बुआई से पहले किस तरह से हम यहाँ पर नियंत्रण कर सकते हैं, प्रबंधन कार्य कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हम ये भी जान लें कि खरपतवार होते कितने प्रकार के हैं। बिल्कुल आदित्य जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि खरपतवारों का अगर ज्ञान नहीं होगा तो किसान भाई जो है दवाई का चुनाव नहीं कर सकते जी। क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारती हैं, घास जाति वालों को नहीं मारती, और कुछ दवाइयाँ केवल घास जाति वालों को मारती हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो दोनों को मारती हैं जी। तो इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जानते हैं कि घास जाति में रबी फसलों में जो मुख्य खरपतवार होते हैं, एक तो गुल्ली डंडा होता है, दूब होती है, जंगली जई होती है, तो ये घास जाति के 3 मुख्य खरपतवार हैं। दूसरे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं जिनमें बथुआ है, खरबथुआ है, किरसनील है, जंगली पालक है, भांग है, तो और कटेली वाली जो है कांटे वाले 2-3 खरपतवार आते हैं। और तीसरी प्रकार के खरपतवार हैं मोथा जाति के खरपतवार। तो ये 3 प्रकार के खरपतवार हैं। तो इनका ज्ञान किसानों को बहुत जरूरी है।
तो इनके बारे में अगर सही समय पर जानकारी हो जाएगी तो वो उसी हिसाब से उनके नियंत्रण के लिए यहाँ पर कार्य कर पाएंगे। बिल्कुल, किस किस अवस्था में होते हैं इसके बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, आ रही है आवाज। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मैं आलू लगाया है, ठीक है, तो आलू में खरपतवार एक भांग होता है, भांग आ गया बहुत ज्यादा, उसके खरपतवार के लिए क्या कर सकता हूँ? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर राजबीर? मनोज जी, आप खगड़िया से हैं, बिहार से। हाँ। जी। मैं भी उस क्षेत्र में रहा हूँ, 5 साल मखाना का अध्यक्ष था, मखाना अनुसंधान केंद्र का। तो जो आलू की फसल में, आप कितने दिन की फसल हो गई आपकी आलू की? मनोज जी बताइए। हेलो जी 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 मैडम जी बताइए। 1 महीने की फसल हो गई है, उसमें भांग आ गया, भांग नहीं होता, एक महीने की फसल। देखिए, आलू की फसल लगभग 3 महीने की होती है जी, और आलू की फसल में खरपतवार नाशी द्वारा खरपतवार नियंत्रण करना तभी संभव है जब आलू आपने लगा दिया और आलू के निकलने से पहले आप खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। अब और क्योंकि आपको पता है आलू बैठता है, उसकी जड़ें मोटी होती है, आलू नीचे बैठता है, उसमें अर्थिंग अप करना पड़ता है, मिट्टी चढ़ानी होती है। तो अब आप 1 महीने की फसल आपकी आलू की होगी, तो अगर भांग खड़ी है तो आप उसमें एक मेड़ से दूसरी मेड़ में के बीच में जो खरपतवार हैं वो आप हाथ से निकालिए, ध्यान से निकालिए, जिससे आलू की जड़ें डिस्टर्ब ना हो जी, उनको कोई प्रभाव ना पड़े। हाँ, तो मैं आपको आगे के लिए बताना चाहता हूं कि जब भी आलू की फसल लगाएं, आलू की फसल लगाने के 5 दिन बाद 6 दिन बाद एक दवाई आती है जिसका नाम है मेट्रीविजिन। मेट्रीविजिन दवाई की जो है आप आधा किलो मात्रा लें, 2.5 एकड़ के लिए, देखिए आधा किलो मात्रा 2.5 एकड़ के लिए लें मेट्रीविजिन नामक दवाई, और 500 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर आलू के निकलने से पहले खेत में दवाई आप छिड़क दें समान रूप से, जिससे आपके आलू निकलेंगे, उसमें खरपतवार नहीं निकलेगा जी। इसका मतलब खरपतवार को जमने से पहले ही उसको नष्ट करना है जी। बिल्कुल, तो देखिए आपको किस तरह के यहाँ पर काम करने हैं बुआई से पहले ही, और इस समय आपको किस तरह से प्रबंधन करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी दे दी है। बढ़ते हैं हम आगे और डॉक्टर ज्योत्सना का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर ज्योत्सना, इस समय और कौन कौन से कार्य कर सकते हैं हमारे किसान जिससे देखभाल बेहतर तरीके से हो सके अनार के बागों की? जैसे अभी डिपेंड करता है कि उन्होंने उनके अनार के बाग का स्टेज क्या है जी। जो लोग नया बाग लगाते हैं उनके लिए अलग होता है, तो उनके लिए मेन है कि जैसे कि मैंने खाद वगैरह बताया, उसके साथ जो बायो फॉर्मुलेशंस है, कि एक है अस्परजिलस नाइजर, एक है ग्लोमस इंट्रारेडिएटस, मतलब कि माइकोरिजल फंगस है। तो ये 2 चीजें शुरू से ही आपको हर 6 महीने में डालना है जी। पर उसके अलावा आपको 1% बोडो मिक्सचर का स्प्रे लेते रहना है। ये काफी सारी बीमारियों को दूर रखता है, साथ में इंसेक्ट्स भी रिपेल होते हैं, मतलब वो दूर रहते, मरते नहीं है इंसेक्ट्स, कीड़े जो है मरते नहीं है इससे, पर आते कम है। तो 1% बोडो मिक्सचर का स्प्रे आप हर महीने में कम से कम 1 बारी, और जरूरत पड़े तो 2 बारी ले सकते हैं। उसके अलावा कभी जरूरत पड़े तो आप अपना कोई और इंसेक्टिसाइड, मान लीजिए नए पत्ते आते हैं तो थ्रिप्स उस पर बहुत अटैक करते हैं, ठंडा मौसम होगा तो एफिड ज्यादा अटैक करते हैं जी। तो मौसम में आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लेने की आवश्यकता है। तो ये तो आपको है। उसके अलावा आपके इलाके में क्या बीमारी का प्रॉब्लम है? एक बीमारी है बैक्टीरियल ब्लाइट जी। ये बैक्टीरियल ब्लाइट अगर आपके बागीचे में है तो उसका आपको ये नहीं सोचना है कि जब बीमारी दिखेगी तो ही स्प्रे करना है। अगर आपको पिछले महीने का या पिछले वर्ष का आपको एक्सपीरियंस है कि आपके बाग में इससे आपको नुकसान पहुंचा था, तो आपको हर महीने में एक स्प्रे कम से कम, आपको कॉपर का कोई भी ले लीजिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, इसका हमारे वेबसाइट पे आपको पूरे डिटेल में मिलेगा। उसके अलावा एक केमिकल है ब्रोनोफॉर्म, 2 नाइट्रोप्रोपेन डायोल। इस आप आधा ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे लेंगे,
महीने में एक स्प्रे लेना है, तो ये बैक्टीरिया को भी मारता है और पौधे का रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। जी। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड का 0.3 ग्राम प्रति लीटर, ये स्प्रे मतलब कि 10 लीटर में 3 ग्राम या 100 लीटर में 30 ग्राम, इसका स्प्रे एक महीने के अंतर पे सीजन में 4 लेना है, सिर्फ 4 स्प्रे लेना है। ये भी पौधे की शक्ति बढ़ाता है। अलग अलग परिस्थितियों में जो उसके ऊपर तनाव आता है, बीमारियों का, जी, बारिश ज्यादा हो गई, सूखा ज्यादा पड़ गया, तो उससे भी वो बचाव करता है। जी, तो ये सब तो यहाँ पर प्रबंधन करने ही है, और किस तरह की यहाँ पर देखभाल करनी है आपसे जानेंगे। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से सुनील जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हमारा सवाल ये है कि लहसुन में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई का छिड़काव करें? जी, लहसुन में खरपतवार हो गई हाँ, है। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जब प्याज और लहसुन की जो है अभी बिल्कुल बहुत पहले आपने इंतजाम कर लिया इसका, क्योंकि प्याज और लहसुन जो है हमारे यहाँ दिसंबर के महीने में जो है इसकी नर्सरी लगती है और जनवरी के महीने में इसकी रुपाई होती है। हाँ। तो जब हम नर्सरी से पौध को उखाड़ करके रुपाई करते हैं मेन खेत के अंदर जी, और रुपाई के एक दिन बाद आप जो है चाहे लहसुन हो चाहे प्याज हो, एक दवाई आती है जिसका नाम है पेंडीमिथिलिन। वो बाजार में कई नामों से बिकती है। उसकी आप जो है 3 लीटर मात्रा 3 लीटर दवाई ले लीजिए, मतलब पेंडीमिथिलिन 1 किलो प्रति हेक्टर, मतलब 1 किलो मात्रा 2.5 एकड़ के लिए। देखिए, जब मैं हर्बिसाइड या खरपतवार नाशी की मात्रा का प्रयोग करता हूँ तो वो 1 हेक्टर के लिए होती है जी। तो पेंडीमिथिलिन 1 किलो प्रति हेक्टर 2.5 एकड़ के लीजिए, और जो है 500 लीटर पानी में इसका घोल बनाइए, और घोल बना के रुपाई जिसने आपने आज की है, हल्का सा पानी लगाते हैं हम। रुपाई का ये सिस्टम है कि प्याज की रुपाई हो चाहे इसकी लहसुन की रुपाई हो, रुपाई के बाद जो है हल्का पानी लगाते हैं, जिससे जो हमारी पौध हैं वो मिट्टी के साथ संपर्क में आ जाएं। और आप दवाई जो है 1 दिन या 2 दिन बाद समान रूप से पूरे लहसुन की फसल जहां रुपाई की है उसमें छिड़क दीजिए। जी, तो आपको किस तरह से लहसुन में खरपतवारों का नियंत्रण करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इस समय अगर हम रबी के मौसम की बात करें डॉक्टर राजवीर, तो गेहूं तो सबसे मुख्य फसल है ही हमारे देश में, अच्छे स्तर पर इसका उत्पादन होता है। इसमें भी खरपतवारों का यहाँ पर खतरा रहता है, बथुआ सबसे ज्यादा देखते हैं इसमें, तो इस पर क्या क्या सलाह रहेगी आपके हमारे किसानों के लिए? आदित्य जी, ऐसा है कि ये बहुत रबी मौसम में अगर गेहूं की बात नहीं करें तो हमारा प्रोग्राम अधूरा रहेगा। जी बिल्कुल। तो इसके लिए जो है गेहूं की फसल 2 तरीके से लोग लगाते हैं जी। पहला, पानी दे के, पलेवा दे करके। जो किसान भाई पलेवा दे करके गेहूं बोते हैं या जिन्होंने बो दिया है, वो 21 दिन या 25 दिन पर पहला पानी लगाते हैं। और पहला पानी जब लगाते हैं तो उसमें खरपतवार का जमाव तुरंत तेजी से होता है पहला पानी लगाने के बाद। उस अवस्था में किसान भाइयों को एक दवाई आती है मेटसल्फोन मिथाइल 4 ग्राम और सल्फोसल्फोन जो है 20 ग्राम। ये दोनों दवाइयों का मिश्रण बाजार में मिलता है कई नामों से। तो इन दवाई, ये मैं जो मात्रा बता रहा हूँ ये 2.5 एकड़ के लिए है जी। मेटसल्फोन मिथाइल 4 ग्राम और सल्फोसल्फोन 20 ग्राम। ये बनी बनाई भी आती है और किसान भाई दोनों दवाइयों को अलग अलग लेके भी टैंक में मिक्स कर सकते हैं जी। और 2.5 एकड़ के लिए, और जो है पानी की मात्रा यहाँ 300 से 400 लीटर लेके 2.5 एकड़ के अंदर जो है, जब गेहूं की फसल 25 दिन की हो जाए या 30 दिन की हो जाए, पहला पानी लगाने के 8 दिन बाद या 10 दिन बाद समान रूप से छिड़काव करने से दोनों प्रकार के खरपतवार, घास जाति के और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। अब रही दूसरी अवस्था, कई क्षेत्रों में किसान भाई सूखे में गेहूं बो देते हैं क्योंकि उनके पास पानी नहीं होता, बोने के समय में पानी नहीं लगा पाते क्योंकि पानी राजवीर माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। दूसरी अवस्था के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है हम पहले शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से महेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल।
अपना सवाल पूछिए महेश जी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अरे मैं ये जानना चाहता था मैडम कि आलू के में खरपतवार के लिए क्या कौन सी दवाई डालें? जी, हमारे उसका पौधा थोड़ा गिरवा जैसा हो रहा है। अरे आलू की नींदे गुड़े करें या दवाई डालें उसमें? जी देखिए महेश जी, पहले तो देखिए मैंने अभी पहले भी एक कॉलर को बताया था कि आलू की फसल लगाने के बोने के या प्लांटिंग करने के 8 या 5 दिन पहले दवाई का छिड़काव करना संभव है। उसके बाद जब आलू का फुटाव हो जाता है तो दवाई छिड़कने से हमारी आलू की फसल को नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद जो है आपके पास दूसरा तरीका ये है, आलू की फसल जो है 15 दिन की हो जाए या 1 महीने की हो जाए तो आप खुरपी द्वारा खरपतवारों को निकालना ही लाभदायक रहेगा। जी बिल्कुल, तो आपको यहाँ पर हाथों से ही निराई गुड़ाई करने की सलाह दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। ऐसे में यही आप कदम उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा का हम यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, हमारे पास एक और यहाँ पर कॉलर का सवाल आया है महाराष्ट्र से रामलाल जी का, और इन्होंने लिखा है कि अनार के पेड़ में जब फल पूरे बन जाते हैं तब उन पर दाग दिखते हैं, जिससे बाजार में कीमत सही नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए क्या करें, ये जानना चाहते हैं हमारे कॉलर। जी, अनार पे देखिए दाग, अब वो कौन से दाग की बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। जी, तो जैसे इसमें एक दाग पड़ते हैं थ्रिप्स के। थ्रिप्स का जब अटैक होता है फूलों के समय में या जब सेटिंग हो रहा होता है उसी थ्रिप्स अटैक करते हैं, और जब फल बड़ा होता है तो वो दाग ज्यादा दिखता है, वो दाग फिर बड़ा होता रहता है और दिखता है। जी, तो इससे जैसे मैंने बताया थ्रिप्स के लिए जो आपको इलाज करना है, स्प्रे करना है, वो शुरू से ही करना है जब नए पत्ते निकलने लगते हैं उसी समय से। तो हर मंथ में 1 या 2 स्प्रे आवश्यक होते हैं जब तक कि फलों की छाल कड़क ना हो जाए, जी मैच्योर ना हो जाए। इसके अलावा फंगल स्पॉट, फंगस के जो स्पॉट होते हैं, कवक के स्पॉट होते हैं, सर्कोस्पोरा स्पॉट आता है, स्कैब आता है, इनके भी स्पॉट पड़ते हैं। तो इसके लिए हमारा एक शेड्यूल है जिसमें हम कहते हैं कि हर महीने में एक कॉपर का स्प्रे जरूर लीजिए। जी, एक आपके फंजीसाइड की लिस्ट है जो कि एक्सपोर्ट के लिए अलाउड है। जी, उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं उतना दिन का टाइम रखिए कि जैसे आपको अभी शुरू में लेना है तो आपका कार्बेंडाजिम है, मैनकोजेब है, आपका प्रोपिकोनाजोल है। जी, इसी तरह से आपके मेंटिप्रोपोमिड फूल निकलने के समय में 3-4 स्प्रे बहुत आवश्यक होते हैं। कई फार्मर्स लेते नहीं है, वो सोचते हैं कि हनी बीज आएंगी तो उसकी वजह से, पर हमारी लिस्ट में हनी बीज को मतलब कि मधुमक्खी को क्या चीज नुकसान पहुंचाता है वो हमने मार्क किया है, उनको छोड़ देना है। और वो ज्यादातर कीटनाशक है, वो ये कवकनाशक नहीं है। और आपको शाम को लेना है, शाम से आपको हनी बी के लिए, आपके इसके मधुमक्खी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। और साथ जब आप शाम को स्प्रे करते हैं, सूरज नहीं होता है तो उसकी वजह से सुबह तक उसको लगभग 16-17 घंटा काम करने को मिलता है। तो जो भी आपके सरफेस के ऊपर कवक मतलब कि सर्कोस्पोरा स्पॉट का स्पोर या बीज पड़े होते हैं, जो आपकी कॉमन भाषा में बोला जाए तो अलग अलग बीमारियों के वो उसके ऊपर स्पोर पड़े होते हैं, जिससे तो वो आपकी मर जाएंगी और बीमारियां नहीं आएंगी। दूसरा, न्यूट्रिशन के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि जैसे इंसान में होता है अगर किसी चीज की कमी है तो बीमारी ज्यादा आती है। जी, न्यूट्रिशन पे आपको बहुत ध्यान देना है, जिसमें कि मैंने बोला कि आपको गोबर खाद वगैरह जो है, आपका वर्मी कंपोस्ट है, पोल्ट्री मैन्योर है, बोन मील है, नीम केक है। इसके अलावा जो हमारा रिकमेंडेड फर्टिलाइजर शेड्यूल है जी, अनार की एज के हिसाब से और आपका स्टेज के हिसाब से कि किस स्टेज में फूल निकलने के समय क्या देना है, फल निकलने के समय क्या देना है, वो पूरा शेड्यूल फॉलो करना है। हमारे आप वेबसाइट पे जाइए, उस पे आपको सारा कुछ डाउनलोड में एडवाइजरी है, फार्मर्स कॉर्नर है, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। जी, डॉक्टर ज्योत्सना, एक गुजारिश आपसे करेंगे, अपनी वेबसाइट के बारे में एक बारी यहाँ पर आप एड्रेस बता दें ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो सीधा वहाँ पर अपने इंटरनेट पर उसका इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे वेबसाइट का एड्रेस है NRC Pomegranate POMEGRANATE.ICAR.gov.in। जी,
तो ये यहाँ इनका जो संस्थान है उसका वेबसाइट एड्रेस है। आप इंटरनेट पे जाकर के इसे एंटर करेंगे तो इनका जो होम पेज है वो खुलेगा। वहाँ पर एडवाइजरीज दी गई हैं कि आपको किस समय किस चीज़ का छिड़काव करना है। आपको पूरी तरह से यहाँ पर जानकारियाँ अनार की देखभाल के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से मिल जाएंगी। हम भी यहाँ से लगातार कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को जागरूक करने की, जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की। इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि रबी की फसलों में खरपतवारों का नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं। अनार के बागों में कौन कौन से समसामयिक कार्य इस समय आप कर सकते हैं। लगातार हमारे जो कॉलर्स हैं हमें कॉल कर रहे हैं, अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं और हमारे विशेषज्ञ भी जवाब उन तक पहुंचा रहे हैं। एक कॉलर इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। केसर जी, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो 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 केशव जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो लगता है। हेलो जी केसर जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, हम लोग क्या सूखे में गेहूं की खेती करते हैं। हाँ? तो हमारे यहाँ के उसमें खतर जो चारा है ना बहुत ज्यादा होता है। वो एक बेला टाइप का चारा होता है और उसके बाद जौ भी होती है गेहूं में। जी, क्या कहेंगे आप डॉक्टर राजवीर? हाँ केसर जी, बिल्कुल सही बात है। आपने गेहूं की बुआई कर दी है? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही हुई है। हाँ, 2 दिन पहले हुई है। तो आपने सूखे में गेहूं की बुआई की है या पलेवा देकर बुआई की है? सूखे में बुआई की है। हाँ, तो ऐसा है, 2 दिन पहले किया है तो आप कल ही उसमें दवाई का छिड़काव कीजिए। कल एक दवाई आती है पेंडिमिथिलिन। कौन सी? पेंडिमिथिलिन। जी जी। पेंडिमिथिलिन दवाई की जो है 1 किलो मात्रा लेकर के जो है 1 किलो मात्रा 2.5 एकड़ के लिए। देखिए, मैं जब बात करता हूँ, मैंने कई बार पहले भी बताया है, 2.5 एकड़ के लिए 1 किलो पेंडिमिथिलिन की दवाई की मात्रा लीजिए और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर आपने सूखे में गेहूं लगाया है
तो उसमें छिड़काव कर दीजिए जी, क्योंकि आप थोड़े दिन बाद उसमें पानी लगाएंगे और पानी लगाएंगे तो तुरंत खरपतवार आएंगे। तो इसलिए इसमें जो है जब सूखे में गेहूं लगाया जाता है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि गेहूं किसान भाई 2 अवस्थाओं में बोते हैं, एक तो पलेवा दे करके और एक सूखे में। तो जो सूखे में गेहूं लगाते हैं वो तुरंत पानी देते हैं बोने के बाद, जिससे सारा गेहूं उनका जम जाए। तो ऐसी अवस्था में गेहूं के बोने के 1 या 2 दिन बाद जो है दवाई छिड़काई की जाती है। तो आप छिड़काव कर दीजिए, सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण पेंडिमिथिलिन नामक दवाई से आसानी से हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो लक्ष्य जी, केशव जी, आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर ज्योत्सना का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ज्योत्सना, आपने बताया कि जिन्होंने नए बाग लगाए हैं उन्हें क्या करना है, जिनके पुराने बाग हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी इस मौसम में? उनके लिए भी मैं जो है कि जब वो पहला पानी देते हैं तो हमारा रिकमेंडेड डोज फर्टिलाइजर का जो है उसका जो है नाइट्रोजन नहीं डालना है, पोटाश और फास्फोरस का जो आधा डोज है पूरे साल का, वो पहला पानी जब देते हैं उसी समय डाला जाता है जी। इसके अलावा आपको लाइट प्रूनिंग करते हैं। लाइट प्रूनिंग मतलब ऊपर से 10-15 सेंटीमीटर का हल्का सा प्रूनिंग करते हैं, इससे फूल निकलने में मदद मिलती है। और जब जो मैंने स्पेस आपको पहले भी बताए हैं उस तरीके के स्पेस का ध्यान देना है कि आपके जो बागों में प्रॉब्लम है उसके हिसाब से स्प्रे का शेड्यूल पूरा फॉलो करना है। और उसके बाद आपका ये जो काफी सारे लोग जो ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो तभी करना है जब उसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि लोग क्या करते हैं, जो भी कुछ उनको रिकमेंड किया जाता है, कई कंसल्टेंट्स वगैरह कई कुछ बताते हैं, तो आपको सिर्फ जो जरूरत है आपके बाग के हिसाब से वही ग्रोथ रेगुलेटर इस्तेमाल करने। मान लीजिए फूल नहीं आया, फूल नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको नैप्थेलिक एसिटिक एसिड इसका एक स्प्रे आता है तो वो आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से इसके दूसरे भी 6BA का स्प्रे है। पर अगर नहीं आ रहा है फूल तभी लेना है, ऐसा नहीं है कि फूल आ रहा है और फूल निकालना है तो आप लेंगे तो उसका नेगेटिव असर होता है जी। फंजीसाइड है आपका, जो भी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम बहुत आजकल जो आता है स्कैब करके आता है, जिससे फल का पूरा जो सरफेस है खराब हो जाता है जी। से ठीक है, बाहर से खराब है तो मार्केट वैल्यू डाउन जाती है। तो उसके लिए आपके लिए मेडिराम करके के साथ पायरोक्लोस्ट्रोबिन का केमिकल है, कैप्रीटॉप के नाम से मार्केट में मिलता है वो, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो वो एक स्प्रे ले लेंगे। बारिश अगर आ गई है, बारिश के बाद स्प्रे बहुत आवश्यक है, क्योंकि बारिश के बाद आपका सर्कोस्पोरा स्पॉट, स्कैब स्पॉट, बैक्टीरियल ब्लाइट ये चीजें आ सकती हैं। तो बारिश खत्म होने के बाद आप एक स्प्रे लीजिए जो भी आपके बाग की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। जी बिल्कुल। तो आपको किस तरह से यहाँ पर प्रबंधन करना है, समसामयिक कार्य करने हैं, हमारी विशेषज्ञ लगातार आपको बता रही हैं। इसी के साथ बता दें कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से तनु जी। उनका सवाल क्या है हम जान लेते हैं। हेलो 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 तनु जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो तनु जी, आपको आवाज मिल रही है? देखिए यहाँ पर यही समस्या होती है जब नेटवर्क एरिया में आकर नहीं फोन करते हैं, हमें आवाज नहीं मिल पाती है। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए तनु जी। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? मटर में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें? जी, खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें मटर में? बिल्कुल सही बात आपने पूछी तनु जी। जैसे अभी आपने मटर लगा रखी है या लगानी है? हमने लगा रखी है। कितने दिन की होगी मटर? कितने दिन पहले आपने लगाई थी? कितने दिन पहले आपने बुआई किया था मटर का? क्या आपने कब लगाई थी मटर? कितने दिन हो गए? मटर लगाए हमको आधा महीना हो गया। 15 दिन के करीब। हाँ, 15 दिन का हो गया ना। हाँ। तो इसमें जो है अब आप दवाई नहीं, आप एक बारी जो है निराई गुड़ाई कर दीजिए खुरपी के माध्यम से या कसोले के माध्यम से। इसके लिए दवाई कौन सी छींटे? नहीं, दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दवाई का प्रयोग करेंगे तो उसमें फसल में नुकसान हो सकता है। हाँ, लेकिन अगली बार के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप मटर लगाएं या चना लगाएं
तो लगाने के 1 या 2 दिन बाद जो है उसमें दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, दवाई का एक निश्चित समय होता है। अगर निश्चित समय पर दवाई आपने फसल में प्रयोग नहीं की तो वो अगर गलत समय पर प्रयोग की तो उससे नुकसान आपकी फसल को हो सकता है जी। तो आप जो है, आपकी 15 दिन की मटर की फसल हो गई है, आप जो है उसमें निराई गुड़ाई द्वारा जो खरपतवार दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं, उसको आप खुरपी के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगली बार जब मटर लगाएं तो मटर के बोने के 1 या 2 दिन बाद जो है एक दवाई है जिसका नाम है, मैंने पेंडिमिथलिन कई बार बताया है, ये पेंडिमिथलिन नामक दवाई कई फसलों में प्रयोग की जाती है। मटर में इसका प्रयोग जो है 1 किलो पेंडिमिथलिन दवाई 2.5 एकड़ के लिए 500 लीटर पानी में घोल बनाकर मटर की बुआई के 1 या 2 दिन बाद जो है तुरंत छिड़काव कर दे जी। तो आपको क्या करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, झांसी से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ साहब नमस्कार जी। नईमुद्दीन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मेरा निवेदन ये है मैम जी कि जो ये कोई रसायन है जो दालों, रबी दालों और तिल की बुआई, जो सरसों की फसल है उसके बाद भी कोई रसायन यूज करके और उसका फसलों के जो खरपतवार उनका नियंत्रण किया जा सकता है बुआई के बाद? जी, बुआई के पश्चात तिलहनी और दलहनी। पेंडिमेथलिन मात्र 1 माह तक प्रभावी रहती है, पेंडिमेथलिन। क्या कहेंगे? देखिए नईमुद्दीन जी, ऐसा है जो दालन है, दलहन फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, उनमें बुआई के तुरंत बाद जो है पेंडिमिथलिन, जैसे आपने जिक्र किया, बहुत अच्छी दवाई है, सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करती है और फसलों में उसका कोई नुकसान नहीं होता है। और दलहनी और तिलहनी फसलों के बाद जी भी जो फसल लगाते हैं उस पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो किसान भाइयों को मैं ये दलहनी और तिलहनी फसलों में बोने के 1 या 2 दिन बाद दवाई का छिड़काव करने का सुझाव दूंगा। इसके अलावा कई ऐसी दवाइयां हैं जो फसलों में 15 दिन बाद भी छिड़की जाती हैं, लेकिन उसमें किसान भाइयों को नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो मैं उन दवाइयों को सिफारिश यहाँ नहीं करना चाहूँगा। कृपया करके आपसे यही है कि तिलहनी और दलहनी फसलें जो रबी की हों या खरीफ की हों, उसमें जब फसल बोने के तुरंत बाद दवाई का प्रयोग करें जी। और जब फसल 15 या 20 दिन की हो तो निराई गुड़ाई द्वारा ही खरपतवार निकालने की कोशिश करें किसान भाई, जिससे फसल पे उनका कोई दुष्प्रभाव या नुकसान ना हो। जी बिल्कुल। तो आपको किस तरह से कार्य करने हैं यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है और आगे भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे। एक बार फिर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं रबी फसलों में किस तरह से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और अनार में किस तरह से समसामयिक कार्य आप कर सकते हैं। लगातार हमारे कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, समय अब काफी कम रह गया है, जल्दी से आप अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त भी नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार नंद स्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ जो हमारा अनार होता है तो अनार की हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारा ये तोड़ने योग्य हो गया, पक गया कि भी कच्चा है। उसकी तोड़ाई करने के बाद किस प्रकार से हमें रखना चाहिए जिससे बाजार में हमको अच्छा रेट मिल सके। बिल्कुल, तो आप जानना चाहते हैं इस अनार के बारे में, तो डॉक्टर ज्योत्सना क्या कहेंगी कि पक गई हमारी फसल, तैयार हो गई है, अब तुड़ाई के लिए किस तरह से पहचान हो और किस तरह से तुड़ाई के पश्चात रख रखाव हो जिससे अच्छा दाम मिल सके हमारे किसान भाई को। देखिए, अनार का वैरायटी के ऊपर होता है कि एक तो होता है कि आपका जब फूल निकला उससे सेटिंग होने के बाद कितने दिनों में अनार पकता, हर एक वैरायटी का अलग अलग होता है जी, और उसमें भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी उसका रोल होता है। तो आपको सबसे आसान तरीका क्या है, आप अनार का खा के देखिए, वो आपको मीठा लग रहा है क्या? अगर मीठापन ठीक आ गया है तो अनार पक गया है जी। क्या है उसका तरीका होता है, जैसे भगवा वैरायटी जो सबसे ज्यादा लगाई जाती है, तो वो अभी पका तैयार नहीं होता, मतलब मैच्योर जो हम कहते हैं अभी नहीं हुआ है, तो उसके चारों तरफ आपको 4 एजेस दिखते हैं, पर वो एकदम राउंड हो जाता है, अनार पूरा गोल हो जाता है। जब तैयार हो गया होता है उसका रंग लाल हो जाता है जी। और उसका लाल रंग कई बार नहीं आता है ठीक से, अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा है तो उस केस में आप सबसे अच्छा तरीका है TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स जो उसमें होते हैं, शुगर वगैरह होता है, उसका जब आप चेक करते हैं TSS, तो वो अगर आपका 16 के आसपास है तो आपके लिए वो, मतलब भगवा वैरायटी के लिए वो ठीक है, मतलब 15 से 16 के बीच में। और नहीं तो सबसे आसान तरीका है, आप थोड़े सा खा के देखिए, मीठा है तो आप उसको तोड़ सकते हैं। दूसरा, उसके बाद क्या करना है जी, तोड़ने के बाद आपको उसको, इसका जो स्टोरेज लाइफ होता है, क्योंकि ये तोड़ने के बाद पकता नहीं है, जितने स्टेज में आपने तोड़ा है वो वैसा ही रहेगा जी। और तब अगर आप इसको लो टेम्परेचर स्टोरेज जो हम बोलते हैं, मतलब ये 5 डिग्री के नीचे नहीं रखना है, 5 डिग्री के ऊपर, मतलब 7 से 5 डिग्री के बीच में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, और जिसके साथ ह्यूमिडिटी जो है आपकी लगभग 90 to 95% होनी चाहिए जी। जब ये दोनों कंडीशन कोल्ड स्टोर में मीट करेंगी तो लगभग आप इसको 2.5 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अब नहीं तो इसका जो छाल है वो थोड़ा सूखना लग जाएगा और उसका फिर आपको कम रेट मिलेगा। दूसरा ये है, जो फूट रॉट आता है वो फूट रॉट होने लगेगा अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रखेंगे। 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला गया तो अंदर के दानों पे नुकसान होता है, उनका रंग, मतलब ब्रेक डाउन हम बोलते हैं, जैसे आपको लगेगा कि अनार सड़ गया, पर वो सड़ा नहीं होता है, वो ज्यादा लो टेम्परेचर की वजह से उसका जो अंदर का जो एरियल होता है, दाना होता है, वो पहले फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने के बाद जैसे बर्फ गलती है तो वो दाने अंदर से पानी छोड़ने लग जाते हैं जी। तो आप टेम्परेचर 5 के ऊपर रखना है, 7 डिग्री के आसपास, 90 to 95% ह्यूमिडिटी में आप उसको पैक करके, कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं इसके स्पेशली, उसमें कार्डबोर्ड बॉक्सेस में आप पैक करके उसको रख जी। बिल्कुल, तो इस तरह से आपको नंद स्वरूप जी यहाँ पर पहचान करनी है कि आपकी फसल पक गई है और तुड़ाई के पश्चात आपको किस तरह से यहाँ पर रखरखाव करना है जिससे अच्छा दाम आपको मिल सके। डॉक्टर ज्योत्सना, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा था कि समय बाग लगा सकते हैं, तो किस्मों के बारे में तो जानकारी देना बनता ही हमारे दर्शकों को, कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं, इन पर क्या कहना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को? जी, जैसे अभी अगर पूरे भारत में देखा जाए सबसे ज्यादा जो भगवा वैरायटी लगाई जा रही है, भगवा वैरायटी आपको भारत में कुल्लू लीजिए, गुजरात लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, सारी जगह में, महाराष्ट्र में सारी जगह, वो राजस्थान में सारी जगह बहुत पॉपुलर है जी। एक तो भगवा वैरायटी हो गई, दूसरी नई वैरायटी आई है हमारी सोलापुर लाल जी। सोलापुर लाल वैरायटी जो है, इसका अभी 4 साल हो गए हैं, जिसका ये भी राजस्थान में कुछ जगह पहुंची है, लगभग 12 लाख प्लांटिंग मटेरियल काफी अलग अलग प्रांतों में जा चुका है। भगवा के मुकाबले में क्या है मैं वो बता देती हूँ।
कि जैसे भगवा की वैरायटी है लाल, ये भी लाल है पर उससे ज्यादा रेड कलर है इसका। जी। दूसरा, इसमें जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इसका भगवा से ज्यादा है। इसको बायो फोर्टिफाइड वैरायटी बोला जाता है और इसका रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है PPDFRA में, रजिस्टर्ड वैरायटी है ये 16 और इसके साथ इसका ईल्ड ज्यादा है, मतलब लगभग 25% ईल्ड इसका भगवा से ज्यादा है। जी। फिर इसका जो आपकी 2 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बिना मौसम की बारिश जो हो रही है, कई बार मतलब बारिश ऐसे समय में आ जाती है कि जिस समय अगर हो गई तो फूल गिर जाता है। जी। भगवा का फूल गिर जाता है, पर इसका फूल जो हमको फार्मर्स का फीडबैक मिला है, जहाँ लोगों ने लिया था, तो वो बोल रहे थे इसका फूल ना के बराबर मिलता है। तो ये बहुत फायदा है इसका। जी, तो ये तमाम वैरायटीज हैं जो हमारे किसान अपना सकते हैं अनार की, अगर आप खेती करने के बारे में यहाँ पर योजना बना रहे हैं तो। बिल्कुल डॉक्टर ज्योत्सना, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजवीर उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने खरपतवारों के बारे में इतनी अहम जानकारियां पहुंचाई हमारे किसानों तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में जान लिया आपने कि रबी की फसलों में किस तरह से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अनार की खेती अगर आप कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां आपको करने की जरूरत है। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आइए बता देते हैं आपको। अगले कार्यक्रम का यहाँ पर विषय रहेगा अश्वगंधा और गिलोय की खेती। अहम विषय है ये बहुत। और साथ ही बता दें आपको कि सरसों की फसल और मधुमक्खी पालन, इस पर भी अगले कार्यक्रम में चर्चा होगी। कोई सवाल है आपके मन में, पहले ही हम तक पहुंचाइए, ईमेल कीजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारा पेज खुलेगा, वहां आप अपना जो सवाल है वो पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो ये तीनों ही जरिए बता दिए हैं जिससे आप पहले ही अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप कार्यक्रम के दौरान भी हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और एक विशेष जानकारी भी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं, अहम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ये बोले पेड़ों की डाली पर लहरा